बच्चों गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। फटाफट जुड़ जाइए आप सभी लोग, सब कुछ जुड़िए साथ में, है ना। साथ में ही मज़ा है साहब। जी बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ रहे थे, वो टॉपिक अधूरा रह गया था, है कि नहीं। लास्ट क्लास में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ रहे थे हम लोग, वो टॉपिक अधूरा रह गया था हम लोगों का। चलिए दोस्तों, तो अब आइए आज की हम लोग सेवा को शुरू करें। है ना, सबको ही ज़रा कुछ ना कुछ ज़रूर बोलिए। अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं, है ना बेटा। अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं। फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए, है ना बेटा। चलिए सबको बोलिए एक बार। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तो बोल ही सकते हैं। अभिषेक कुमार कक्कर जी गुड मॉर्निंग बोल दिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग आज की सेवा शुरू करें। ओके, अनिल शर्मा जी, स्वागत है बेटा आपका अनिल। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। काफ़ी मतलब कहते हैं थकाने वाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डिफिनेशन इन्होंने दे रखा है 149(6) में। और उसमें 149(6) में सब सेक्शन 6 में 6 सब क्लॉजेज थे जो आपको मैंने डिस्कस किया। आइए दोस्तों, तो क्या क्या बातें हो गई। तो यहाँ पे एक बार मिला लेते हैं हम लोग अपनी बातों को। जी साहब, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल हो गया, ये हमारा खुल गया नोट्स। चलिए बेटा लोग, अच्छा आप लोगों को मैंने कहा था एक होमवर्क, आप लोगों ने लगता है होमवर्क नहीं किया। मैंने कहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डिफिनीशन नहीं है क्या आपके बुक में? जो मैं पढ़ा रहा था 149(6) डी में 4 पॉइंट थे रिलेटिव वाले। जो मैंने आपको कोड बनाया था 149(6) में पहले 3 तो डायरेक्टर्स के लिए निमानधन भाई, और बाद वाले में जो चौथा पॉइंट था वो रिलेटिव के लिए था, 5वां दोनों के लिए है। बहुत अच्छा बुक आपका है बेटा। आपके बुक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की परिभाषा नहीं है क्या दोस्तों? एक बार देख लेते हैं ना तो अच्छा लगता है। आप बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो लिखवा ही दूंगा, आप लोग तो भूल भी गए होंगे। तो चलिए साहब शुरू कर लेते हैं हम लोग। भूल गए हैं तो मैं दोबारा याद कराता हूँ। निवांदन, राखी सिंह जी और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे चिराग भाई हैं जुड़े हुए थे। आइए बेटा, चिराग भाई कहाँ हो जी? चिराग साहब, आपके आईसीआई के बुक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की परिभाषा होनी तो कहीं ना कहीं चाहिए, है ना, होनी तो चाहिए। चलिए नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो है ना। है बेटा, बट लीगल प्रोविजन है, होगा फिर जब यहाँ तक है। हु कैन, वाह, दिया है सर, दिया। नॉन ऑफ हुज रिलेटिव, ये सब पढ़ाया तो था आपको। चलिए सर, मिल गया सर, फाइनली मुझे मिल गया है। आप सभी बच्चे जुड़ जाइए, अभिषेक, अनिल और निवांधन। दोस्तों इसमें पहले तो मुझे ये बताइए आप कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो डिफिनीशन आपने पढ़ा था उसमें यही तब पढ़ा था ना, डी नंबर पॉइंट, नॉन ऑफ हुज या हुज रिलेटिव इज नॉट होल्डिंग, आपने ऐसे लिखा तो था, हुज रिलेटिव इज नॉट होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, कुछ तो याद करिए, नॉट होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी इन इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी, ये पढ़ाया तो था। और इज इंडेप्टेड टू द कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी, ना ही कोई गारंटी दिया है, समझाया था आपको, सारी बातें हो गई थी। चौथा हो गया था आपका डी हो गया था। अब ई और एफ रह गया। ई में देखे तो 4 पॉइंट फिर से हैं, है ना, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा है। और एफ में भी
कुछ पॉइंट्स हैं, अदर प्रिस्क्राइब्ड है ना, क्वालिफिकेशंस को भी पूरा करता है। और छठे में भी हम लोग कभी पढ़ाते थे, छठे में भी देखा जाए तो 6 पॉइंट है, मतलब बर्बाद कर दिया इन्होंने। छठे में भी 7 पॉइंट हो गए, बहुत ज़्यादा है। चलिए सर आप घबराइए मत। साहब एक हेल्प कर दीजिए मेरी। जी बेटा, राहुल कुमार शर्मा जी, यस बेटा। सभी भाई बहन जुड़ जाइए फटाफट फटाफट। हम लोग पढ़ रहे थे है ना बेटा, चैप्टर 1 जो आपके स्टडी मटेरियल का है, फर्स्ट चैप्टर सीए फाइनल लेवल पे, और उसका नाम था, अगर आपको याद हो तो, AQD अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। और इसमें हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, जो मेरे को याद है, कंसेप्ट नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। कंसेप्ट 3 का नाम था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड ओवरव्यू, है ना बेटा, याद है कि भूल गए सब? याद है आपको? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, और इसमें भी हम लोगों ने बात किया था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में जो हम लोगों ने बात किया था, अगर याद हो तो मैं बता देता हूँ। पहला हमने पढ़ लिया था डिफिनीशन हम लोग शुरू किए थे, या मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आई कांट से कि ये डिफिनीशन है, क्योंकि डिफिनीशन जनरली डिफिनीशन क्लॉज में होता है। आईडी की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में, और जो मुझे याद आता है आप सब ने पढ़ा था क्लॉज ए कि उसको इंटेग्रिटी होना चाहिए एट पर द ओपिनियन। पहला तो बहुत आसान था, पहला तो बहुत ही आसान था, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। बी पॉइंट में कुछ ऐसा ही पॉइंट आपने पढ़ा था, सी भी पढ़ा था, और डी में था अच्छा इसमें, अच्छा बेटा 1 मिनट जरा रुकिएगा, सॉरी थोड़े से 1 मिनट रुक जाइए, कोई दिक्कत आ गई है, कहीं एक पॉइंट है, कहीं मेरे से कुछ हेल्प हो जाए। सर 1 मिनट लाइन पे रहिएगा सर, आप जा नहीं रहा हूँ कहीं, आप लोग लाइन पे ही रहिएगा साहब।
मैडम जी बिल्कुल कैंसिल कर दूंगा। देखिए तो 10 जून का डेट दिखा रहा है, 10 जून को अप्लाई हुआ है, तो मैं कैंसिल तो कर दूंगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा फिर दिक्कत ना हो आपको। और इसका एक पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पे गया होगा ना। ये 10 जून का एप्लीकेशन है, तो 10 जून को तो आपको लगता है डेटेड 10 जून, 10 जून को कौन सा यार इंजीनियर छोड़ा, कोई बात नहीं कैंसिल कर दूंगा, चावले बात करूंगा जी, ठीक है। जी बेटे आ जाओ, वापस आओ सभी, आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ। अरे आज मेरे को टेक्निकल काम मिल गया, इनका सेटेलाइट में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो इन्होंने कहा कि आज सेटेलाइट का एक प्रॉब्लम सोल्व कर दो, तो मैं सोल्व करने चला गया। फटाफट जुड़ो 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 सब कोई। डी पॉइंट तक हो गया था भाई, आ जाओ थको मत। ई पॉइंट से शुरू कर लो। सॉरी बेटा, वो भाई बुला लिए थे ना। अरे वो खुशी की बात है भाई कि हम भी किसी के कुछ काम आ गए, ये बड़ी बात है बेटा। तो हम लोग बात कर रहे थे सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की परिभाषा की, और हम लोग इसमें से डी पॉइंट तक डिस्कस कर लिए थे। अब ई पॉइंट पे आइए। हु मतलब उस पर्सन के लिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है। हु, फटाफट जुड़िए। नाइदर हिमसेल्फ, हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, ना तो खुद और ना ही उसका कोई रिलेटिव। रिलेटिव की परिभाषा याद है बेटा आपको, हम साथ साथ हैं। हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव। अब इसके भीतर 4 पॉइंट है, घबराते नहीं साहब, घबरा गया वो इंसान थोड़े है बेटा। नाइदर अ पर्सन हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, पहला है होल्ड्स और हैज हेल्ड। सर एक बार लिख लेते हैं फिर समझा देता हूं, है कि नहीं बेटा, मजबूरी है। हेल्ड द पोजीशन ऑफ केएमपी। केएमपी तो पढ़ चुके हैं आप, 251 झूठा ही बोलिए, केएमपी नहीं पढ़ा। सीईओ, सीएफओ, एमडी, मैनेजर, सीएस, होल टाइम डायरेक्टर सब पढ़ाया था, सीएस पढ़ाया था ना। होल्ड्स, हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड्स और हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ। वाओ सर आज कितना मजा आ रहा है कि हमने पुरानी बातों को पढ़ा है। केएमपी और इज, वाओ बेटा। हैज बीन, सर लिखने दीजिएगा एक बार पूरा। हैज बीन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स एचए हम लोगों ने एक कोड बनाया था, होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी इन एनी ऑफ। अब निबंधन भाई सब लोग जुड़िएगा। इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर्स, in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be, in which, बताता हूं सर इसका मतलब, he is proposed to be। फटाफट जुड़िए ना सब कोई, निमानधन जी, शर्मा जी जुड़िए भाई। टू बी अपॉइंटेड, इसका क्या मतलब है बेटा? इन विच ही इज टू बी अपॉइंटेड, प्रपोज टू बी अपॉइंटेड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो आपको मैंने समझाने की कोशिश किया। जैसे मान लीजिए कि अभी फाइनेंशियल ईयर 20-21 चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर ठीक तो है, 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो गया। अब राजीव सिंह को, मतलब मेरे को, राजीव को मतलब मुझे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में ऑफर आया। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से मेरी बात चल रही है, वो अपनी कंपनी में मेरे को आईडी का पोस्ट देना चाहते हैं। आईडी बोले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। अब ना ही राजीव और ना ही राजीव का कोई रिलेटिव, यानी हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, 10 रिलेशंस हैं सर रिलेटिव की परिभाषा में। हम लोग इंटर लेवल पे छोटे भाई बहनों को अपने पढ़ाते हैं, है ना। अब राजीव या उसका रिलेटिव इस रिलायंस में 20-21 तो छोड़ दो, 20-21 से पीछे -1 मतलब प्रीसीडिंग 1 साल, 2 साल, 3 साल,
20-21 से एक साल पहले क्या हो गया, 19-20 है ना, 19-20 से 18-19, 17-18, पिछले 3 साल में सर कुल मिलाकर हम ऐसे समझाते थे अपने भाई बहनों को, आपको भी समझाऊं तो अच्छा लगेगा। सर अगर आप किसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉई, केएमपी भी एम्प्लॉई होता है, कुछ बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी समझाऊंगा, केएमपी भी एम्प्लॉई होता है। अगर किसी भी कंपनी में आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, एग्जीक्यूटिव समझते हैं ना सर, आप एम्प्लॉई थे, तो सर आज सपोज मैं टॉपर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, समझने के लिए, टॉपर्स का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, आज मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। अब जैसे रिजाइन किया तो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के मतलब एग्जीक्यूटिव से नॉन एग्जीक्यूटिव हो गया कि नहीं हो गया, मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया सर। अब सवाल उठता है कि क्या नॉन एग्जीक्यूटिव होते ही, चूंकि आपको बताया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए पहली शर्त है कि आपका एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, आपको नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव होते ही क्या मैं इमीडिएटली बन जाऊंगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? बेटा आप लोग जवाब दीजिए, क्या राजीव सिंह जो आज कंपनी में एमडी के पोस्ट पे है, आज मैंने रिजाइन कर दिया किसी लिस्टेड कंपनी में, रिलायंस में एमडी के पोस्ट पे हूं, और मैंने कहा कल मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दो, मेरे ऊपर बेटा लॉक इन पीरियड लग गया 3 साल का, 3 साल तक मुझे प्रूफ करना होगा कि मैं एग्जीक्यूटिव नहीं था, है ना बेटा, 3 साल तक इंतजार करना होगा। वही बात है ना सर, हम बच्चों को हंसाने के लिए बोलता हूं, मान लीजिए मैं एक संत महात्मा हूं और निवांधन कुंवर जो है मीट मछली खाने वाले, है ना, नॉन वेज इंसान है, समझने के लिए जस्ट एक एग्जाम्पल निवांधन, आप ऐसा मत सोचिए सारे एग्जाम्पल आप ही पे मिलते हैं, मैं दूसरा एग्जाम्पल कक्कर पे दे देता हूँ, ऐसे क्या बात है। चलिए अभिषेक कक्कर भाई बहुत गंदे इंसान है ये ना, मैं लेकिन मान लो मैं सन्यासी हूँ या कुछ भी है, कक्कर भाई मेरे पास आकर बोलते हैं बाबा जी, मुझे बोलते हैं आप अपना भक्त बना लो, हमें अपने शरण में ले लो, अपने कुटिया में हमें भी जगह दो, अब हम भी राम का भजन करेंगे। जस्ट एक एग्जाम्पल, जो भी आपकी आस्था है ना, मैंने तो ऐसे समझाने के लिए बोला। इन्होंने मेरे को कहा कि सर मैं भी भजन करूंगा सर, ओके जी, है ना भाई, CRO प्रदीप, अच्छा जी प्रदीप भाई, अब क्या है, अरे अभिषेक कक्कर तुम बताना। अब मैंने कहा बेटा तू तो मीट मछली शराब पीने वाला आदमी, बोला सर बाबा छोड़ दिया, बोला कितने मिनट पहले छोड़ा, बोला बस अभी छोड़ा बाबा, अभी 1-2 मिनट पहले, और आप मेरे को अपने शरण में ले लो। मैंने कहा भाई तुम छोड़ दिया ना, बड़ी अच्छी काम किया, अब तू 3 साल तक शराब ये सब जो वेज नॉन वेज क्या होता है वो सब मत खाओ, है ना, गंदी एक्टिविटी मत करो, तो मैं सोचूंगा। ये कह रहा सर बाबा ये तो गलत है, हम तो छोड़ दिए। अरे छोड़ दिए तो प्रूफ भी तो चाहिए कि छोड़ दिए, हो सकता है सुबह छोड़े शाम में फिर शुरू हो गए। तुम्हारे जैसे कक्कर साहब को मैं रख लूंगा तो मेरा भी गुडविल खराब होगा। तो बेटा अगर कहते हैं जीवन में एक छोटा सा काम हो जाए, मैं तो सर ऐसे जीता हूं, इस चक्कर में स्लो हो जाता हूं लाइफ में सर। मैं अपने प्रैक्टिस के लिए बताता हूं, मैं सीए छोटा मोटा काम करता हूं, अगर दिन भर में मेरे को एक क्लाइंट भी मिल गया ना तो मैं दूसरा क्लाइंट लेता नहीं, मैं उससे जो पैसे मिले उसी को लेकर खुश होकर घर चला आता हूँ, यकीन मानिए। बस बोलता हूँ बस हो गया, बहुत है, रोज दिन एक क्लाइंट मिल जाए, रोज दिन 200 400 500 रुपये मिल जाए, एक बात केवल कह रहा हूँ साहब, बहुत है जीने के लिए। सर ये वाली बात है, इसमें क्या इन्होंने कहा, अगर आप में से जो बच्चे नहीं जानते थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कम से कम आज की परिभाषा से इतना तो समझ में आया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी में केएमपी या एम्प्लॉय का पोस्ट ना तो होल्ड अभी कर रहा है और ना ही पिछले 3 साल में कभी होल्ड किया था। अगर पिछले 3 साल में भी आपने कभी होल्ड किया था तो बेटा आप नहीं बन सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर सोच है सर आप नेगेटिव भी सोच सकते हो और पॉजिटिव भी, सर ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है सर कि आप कैसा सोचते हो। मैं तो यही सलाह देता अपने भाई बहनों को, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, विच इज प्रोपोज टू बी अपॉइंटेड, है ना बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक पहला है होल्ड्स और हैज होल्ड द पोजीशन ऑफ केएमपी और इज हैज बीन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स HSA कंपनी इफ एनी एक्सेट्रा। सर समझ में जरूर आया होगा तो सर देखिए 3 बच्चों ने वीडियो भी लाइक कर दिया जबकि हम कुछ कहे भी नहीं। 500 रुपया डेली से तो सर ऑफिस का खर्चा भी नहीं निकलता होगा। बेटा एक तो एग्जाम्पल दिया ना, मैं CA के प्रैक्टिस से ज़्यादा नहीं कमाता बेटा, है ना, क्योंकि मैं प्रैक्टिस बहुत लो लेवल पे करता हूँ, पर्सनल जो कस्टमर्स हैं उन्हीं की सेवाएं करता हूँ। एक तो मैंने एग्जाम्पल दिया बेटा, है ना, मेरे ऑफिस में खर्चा नहीं है बेटा, मेरा ऑफिस खुद का ही है और मेरे पास 1-2 ही आर्टिकल है बेटे,
है ना बेटा, वो भी ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको मैं कहता तू अपने घर में ही बैठ के पढ़ ले, है ना, क्योंकि काम बेटा मैं ही करता हूँ, मेरे आर्टिकल काम करते हैं तो गलती हो जाती है, या मैं खुद रहता हूँ तो आर्टिकल से काम कराता हूँ, तो खर्चे थोड़े मेरे कम है सर, लिमिटेड है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। और हर दिन 500 नहीं बेटा, किसी दिन 5000 भी मिल जाता है और 2-3 दिन कभी मिलता भी नहीं, है ना बेटा, ऐसा होता है ना, किसी दिन 5000 भी मिल जाता है, काम अच्छा चलता है, किसी दिन 30-30 हजार भी मिल जाता है सर, है ना बेटा। और सर जी बेटा, तो पैसे की कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया पॉजिटिवनेस के ऊपर, कि मुझे लगता है कि आज हमने एक टॉपिक कंसेप्ट अच्छा पढ़ा दिया, चलो भाई आगे जल्दी छुट्टी कर दो, ये गलत है सर, इसे आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, थोड़ा ही ग्रो कर पाओगे। खैर सर, हाँ जी, CRO प्रदीप जी बहुत अच्छा हूं मैं बेटा, है ना, आपको मेरी स्माइल देके लगी गई होगी। सेकंड पॉइंट, सिर्फ थोड़ी मूछें बढ़ गई है, वो लॉकडाउन के चलते मैं मूछें काट नहीं पाता हूं खुद से, बाकी तो बस मस्त है सर। दूसरा, ये बेटा लोग सुनिए, इसका एक और प्रोवाइजो भी है, मैं कुछ और समझा रहा था, आइए बेटा फटाफट देखिए, आपका समय बड़ा कीमती है और कुछ हद तक मेरा भी। प्रोवाइडेड दैट in case of a relative provided that in case of a relative who is an employee, in case of a relative who is an employee, the restrictions under this clause, wow सर देखता हूं सर, restriction under this clause shall not apply for, this clause shall not apply for his employment during preceding 3 financial year, preceding 3 फाइनेंशियल। देखते हैं सर क्या कहना चाह रहा है। सर आर्टिकल को ज़्यादा छुट्टी देना गलत है। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा छुट्टी नहीं देता, बेसिकली उनको पढ़ने के लिए टाइम दे देता हूँ कि पढ़ाई कर लो बेटा, है ना, काम जितना हो उतना तो कर ही देते बेचारे, वो लोग भी अच्छे इंसान हैं। फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ओके दोस्तों, भाई साहब ये क्या समझा दिया, ये मतलब कमाल का है भाई। कह रहा है कि हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड्स, होल्ड्स मतलब वर्तमान में होल्ड करता है या पिछले 3 साल में होल्ड किया है ना बेटा, पिछले 3 साल में होल्ड किया है। नीचे लिखा है प्रोवाइडेड एट इन केस ऑफ रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉय द रेस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट। कुल मिलाकर ये है कि इन्होंने रिलेटिव की अगर रिलेटिव अगर, लेकिन ध्यान दीजिएगा रिलेटिव का पिछले 3 साल का माफ किया है गुना। जैसे राजीव सिंह खुद टॉपर्स में या रिलायंस में KMP है या एम्प्लॉय है, या राजीव सिंह का रिलेटिव कोई वर्तमान में एम्प्लॉय है, तो बेटा कक्कर भाई आप बहुत अच्छा जवाब देते हैं। यस बेटा, विच वन टॉपिक यू आर डिस्कसिंग, कैन यू प्लीज टेल मी। अच्छा जी, सैयद साहब, भाई साहब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टॉपिक चल रही है, CA फाइनल के लॉ में अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात हो रही है ना बेटा, लेकिन है ना बेटा, ये इंडिपेंडेंट पर्संस की बात हो रही है सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। आप सैयद भाई 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लें। सर दूसरा, ए बेटा लोग, है ना, दूसरा देखिए, सेकेंड पॉइंट है बेटा, ए पर्सन हु नाइदर हिमसेल्फ, जो बार बार लिख चुके ऊपर। सेकेंड है इज और हैज बीन, इज और हैज बीन लिख लो बेटा एक बार, एन एम्प्लॉय ऑफ, है ना बेटा, एन एम्प्लॉय ऑफ और प्रोप्राइटर ऑफ, एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर लिख लो बेटा एक बार, ऑफ प्रोप्राइटर और ए पार्टनर in any of the 3 financial years immediately preceding, सर लिखिएगा सर, is or has been an employee or proprietor or partner in any of the 3 financial years immediately preceding
preceding the financial year in which he is proposed to be appointed। सर समझिएगा सर, कुछ नहीं है, पूरी पिक्चर आने दीजिएगा। अपॉइंटेड ऑफ, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है इसने। कुल मिलाकर ये कह रहा है कि आप CS हैं, CA हैं, या है ना बेटा, CS हैं, CA हैं या CA में हैं, और आप कंपनी में आप किसी CA फर्म का, CS फर्म का या CMA फर्म का प्रोप्राइटर या पार्टनर हैं या ऑनर हैं, और आपने पास्ट में उस कंपनी का ऑडिट किया होगा, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट या स्टैच्यूटरी ऑडिट। सर ये तो बहुत आसान है, आपने लिखा नहीं है, या आप लीगल लॉयर का फॉर्म्स है, आप प्रोफेशनल है। बेसिकली क्या है, सेकेंड पॉइंट आप पूरा लिखिए, आप घबरा जाते हैं सर। सर लिखिएगा। और कक्कर भाई तुम बहुत ढीले चल रहे हो आज, शर्मा जी भी ढीले चल रहे हैं। ए फॉर्म ऑफ, देखो मैं भी इंसान हूं, कभी मैं कमजोर हुआ तो बच्चा इंप्रूव कर दिया, कभी तुम कमजोर हुए मैं कर दिया। यार मिलके काम करो, क्या दिक्कत है। ए फॉर्म ऑफ ऑडिटर, अभी सभी भाई बहन बताएंगे, और CS इन प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर्स। सर लिखने देना, सभी भाई बहन ई के दूसरे पॉइंट का जवाब देंगे। हाँ भाई, खान साहब आप भी दीजिए, जो हमारे जुड़े अभी, सैयद इरफान, कोशिश करो। ए फॉर्म ऑफ ऑडिटर्स और CS इन प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी और इट्स HSA। बेटा HSA का मतलब उन बच्चों को नहीं आएगा जो आज से जुड़े हैं। HSA कंपनी का मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी। टेंशन मत लेना सर, टेंशन देने का काम होता है। और बी लिखो, एनी लीगल, बी लिखेंगे, एनी लीगल और ए कंसल्टिंग फर्म, और ए लीगल और अ कंसल्टिंग फर्म। कुछ नहीं सर, सब सही करा दूंगा आपको, 1 मिनट टाइम दीजिए। कंसल्टिंग फर्म डेट हैज, हाँ जी, यानी लीगल और अ कंसल्टिंग फर्म डेट हैज। ठीक है भाई, हाँ जी, बात करता हूं जी 3 बजे आपसे। डेट हैज यानी लीगल और कंसल्टिंग फर्म डेट हैज और हैड, क्या भी हैज और हैड एनी ट्रांजेक्शन विथ द कंपनी। सुनो बेटा, आप ऐसे आदमी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते जो खुद या उसका रिलेटिव, जो खुद या उसका है ना बेटा, रिलेटिव है ना बेटा, है या था, इम्प्लाई था, प्रोप्राइटर था, पार्टनर था पिछले 3 साल में, किसमें, किसी CA फर्म में, किसी CMA फर्म में, किसी लॉयर फर्म में। लीगल वाले में तो और गंदा है, इस A में तो लिमिट नहीं लगा है ना पैसे का, कमाई का। सर B में देखिएगा, एनी लीगल और कंसल्टिंग फर्म डेट हैज और हैड एनी ट्रांजेक्शन विथ द कंपनी, डेट हैज और हैड एनी ट्रांजेक्शन विथ द कंपनी, इट्स होल्डिंग और लिखिए सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी। सर समझिएगा सर, अमाउंटिंग टू, वाओ, टू 10% और मोर ऑफ। कक्कर भाई आपका जवाब का इंतजार कर रहा हूं, मोर ऑफ द। बाकी बच्चे तो अपने जवाब देते हैं, लेकिन मैं बड़ी, शर्मा जी भी अच्छा, कुंवर साहब भी जवाब अच्छा देते हैं, और ये जो हमारे प्रदीप भाई है वो भी जुड़ो। सर इन्होंने सवाल पूछा है, ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। ए बेटा बताओ, सच फर्म ये लिखा है। हाँ जी, चलो बेटा छोड़ो सब बातों को। भाई सैयद खान आप भी समझो, हु कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है? यू कैन सिंपली से कि सर 149 सब सेक्शन 6 में 6 कंडीशंस हैं, ABCD। आप तो बड़े हो गए हो, क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C, क्लॉज D, क्लॉज E। क्लॉज E में भी 4 सब कंडीशंस हैं। क्लॉज E में कहता है कि कोई भी बंदा है ना बेटा, कोई भी बंदा
कोई भी बंदा बेटा नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी लिस्टेड कंपनी में। हमने सर पढ़ा रखा है, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर वो बंदा खुद या उसका रिलेटिव बेटा पिछले 3 साल से कंपनी में, है ना बेटा, KMP का पोस्ट होल्ड किया है या एम्प्लॉय का पोस्ट होल्ड किया है। फिर नीचे कह दिया रिलेटिव अगर KMP या एम्प्लॉय का पोस्ट होल्ड किया है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, मतलब रिलेटिव वाले को रिलैक्स कर दिया, क्योंकि ऊपर कॉमन ले रखा ना हेडर। दूसरा समझना, दूसरा क्या है, इज और हैज बीन। चलो जी इसका बताओ सभी बच्चे, यस सर से थोड़े होगा भाई, बताओ ना जी सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। क्या मैं सुनो, ए बेटा मैं रिलायंस का ऑडिटर हूं, मैं किसी पार्टनरशिप CA फर्म में पार्टनर हूं, और उस पार्टनर ने पिछले 3 साल में, पिछले 3 साल में, है ना, करंट को छोड़कर पिछले 3 साल में रिलायंस का ऑडिट किया है, तो उस ऑडिट फर्म का कोई भी पार्टनर उस ऑडिट फर्म का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं एक प्रोप्राइटरी कंपनी सेक्रेटरीशिप फर्म चलाता हूँ, प्रोप्राइटरी मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका प्रोप्राइटर हूँ। मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का सेक्रेटारियल ऑडिट किया है पीछे, आज नहीं, करंट ईयर छोड़ के पीछे के 3 साल में। मैं कॉस्ट ऑडिटर हूँ, कक्कर साहब सुनिएगा, मैं कॉस्ट ऑडिटर। सर कितना सिंपल है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब आपका प्रोफेशनल रिलेशन भी नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। नहीं समझे बात सर? सर मैं ये कह रहा था चैट बॉक्स में आप जवाब देते, कितना खुश होता टीचर। सर आपका जिस कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होना चाह रहे हैं, उसमें आपका या आपके रिलेटिव का भी, है ना, प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। जैसे CS, CMA, लॉयर वाले में एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, CS, CMS के लिए नहीं बताया है। लॉयर वाले में बताया है कि लॉयर, जैसे मान लो एग्जाम्पल देखो जी, चलो भाई लोग कोई बात नहीं भाई, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ओके जी, इट मीन्स कंपनी और HSA के ऑडिटर्स नहीं बन सकता। चलो रफली तुमने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया, नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। और वकील वाले में क्या समझना है, ये देखो है बेटा, लीगल ईगल ए लॉयर फॉर्म, सुनना जरा, लॉयर फॉर्म having 2 partners X and Y. The firm's gross receipt नहीं बना सकता। ओके जी, चलो कुछ तो बोले, कुछ तो रहम किए आप अपने ऊपर, है ना। अरे भाई आप 1 घंटा वीडियो देखे, इतना तो सिखा के भेजा ना कि भाई नहीं बन सकता। ओके सर, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ए बच्चा जल्दी समझो, बहुत लेट से समझ रहे हो। द फर्म, अगला समझो, लीगल ईगल, अ लॉयर फर्म हैविंग 2 पार्टनर्स X and Y, द फर्म्स ग्रॉस रिसिप्ट इज रुपीज 5 लाख, मात्र छोटा फर्म है सर, आउट ऑफ विच 60,000, मात्र टोटल 5 लाख का रिसिप्ट है, आउट ऑफ विच 60,000 कम्स फ्रॉम, कहां से आया, 5 लाख में से 60,000, आउट ऑफ विच 60,000 कम्स फ्रॉम, कहां से आया, कम्स फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और इट्स HSA होल्डिंग सब्सिडियरी इन एसोसिएट लिमिटेड। डिसाइड X और Y इज एलिजिबल टू। सर बताओ ना, CMA में 1 रुपया भी आप पिछले 3 साल में CMS की तरह कमाए हैं, CMA और CS की तरह आपने कमाए हैं, तो आप बर्बाद हो गए, है ना। करंट ईयर को छोड़कर पिछले 3 साल, इन टोटल 4 साल ऑल इंक्लूसिव 4 साल में आप अगर जुड़े थे इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो आप बर्बाद हैं। लेकिन वकीलों के लिए उन्होंने कहा कि वकील तब बर्बाद होगा जब बेटा जो कंसल्टेंसी फी आपको मिला है, जिस लिस्टेड कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, है ना बेटा, अमाउंटिंग टू 10% और मोर, तब जाकर बेटा डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, है ना बेटा। अगर ऐसा है, इससे कम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना बेटा। हु नाइदर हिमसेल्फ नहीं होना चाहिए, ऊपर नेगेटिव है सर,
ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग बताइए। और एक्स और वाई इज एलिजिबल, डिसाइड एक्स और वाई इज एलिजिबल फॉर किस बात के लिए एक्स एंड वाई इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। सर ग्रॉस टर्नओवर में क्या लेते हैं? अच्छा जी, ग्रॉस टर्नओवर में सर ये फॉर्म का ग्रॉस टर्नओवर की बात है सर। ग्रॉस रिसिप्ट होता है ना सर, वकीलों का फॉर्म है, उसका ग्रॉस रिसिप्ट ही तो होगा। मैं सर एक सीए हूँ, अभी सीए हूँ सर समझने के लिए, या मैं एक वकील हूँ सर, मैं और मेरा भाई एक्स और वाई एक फर्म बनाए हैं और पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में मेरे को जो रिसिप्ट मिला है उसका 10% या उससे ज़्यादा का रिसिप्ट उसी लिस्टेड कंपनी से मिला है, और वही लिस्टेड कंपनी मेरे को है ना आईडी रखना चाहती है, नहीं अलाउड है बेटा। यहाँ देखिए जैसे एग्जांपल दिया तो सर, अब ग्रॉस रिसिप्ट में क्या इंक्लूड करते हैं ग्रॉस टर्नओवर में? सर ये तो सर आप फाइनल के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे तो कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है ग्रॉस टर्नओवर में क्या, ग्रॉस टर्नओवर में क्या आएगा, है ना सर। लेकिन सर है ना ग्रॉस टर्नओवर में क्या आएगा आप बताइए ना सर। रेंटल इनकम तो नहीं आएगा ना, लीगल फर्म है तो लीगल फर्म के पास जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में फी है ना आई है, जो हमने बिलिंग रेज किया है, वही ग्रॉस रिसिप्ट में होगा, है ना बेटा। ओके, नहीं बन सकता सर। सीआरओ दीपक जी लिख दिए, क्या भाई निवांधन जी नाराज चल रहे हैं आज, आपका कोई जवाब नहीं आया। ओके बेटा। रोनित कुमार डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू 60,000 इज मोर देन 10% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, खुद के ग्रॉस टर्नओवर से, है ना, लीगल फर्म। ओके जी, इज चलो कम से कम इतना तो समझ में आया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए सीएमए के रूप में अगर आप उस कंपनी में या उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, सर मैं ये पॉजिटिव एग्जांपल दिया, मैं पढ़ाया नहीं आपको, मैंने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दुनिया को नहीं याद होता यार, इस पे केस स्टडी आएगा तुम बना देना। डिसाइड, तो यहां पे लिखो फॉर अपॉइंटमेंट, फॉर अपॉइंटेड एज आईडी लिखो। साहब मैं ये कहा, मैंने एग्जाम्पल केवल दिया कि 500,000 कमाना बहुत बड़ी बात थोड़ी है सीए के लिए, लेकिन मैं एक बात केवल कहा ना साहब कि एक है ना बेटा पॉजिटिव हो गई। चलो अब मान लो जो बच्चा नहीं जानता था अपने से पढ़ता है, उसको भी कुछ नॉलेज तो हुआ, याद तो रखेगा कि आईडी के बारे में सर ने बहुत आराम से पढ़ाया था। आंसर डिसक्वालीफाइड, एक्स एंड वाई कांट बी अपॉइंटेड, बच्चे डिसक्वालीफाइड। और बनना है तो ऐसा करो भाई, है ना, 3 साल पिछला और 1 साल करंट, 4 साल तो दूरी बना के रखो, उस फर्म के साथ कोई लेन देन मत करो, उस कंपनी के साथ, सॉरी, है ना। एक्स और वाई तुमको बनने का शौक है, बनो ना यार, मैं मना किया, डिसक्वालीफाइड बिकॉज द वैल्यू ऑफ, जी है ना बेटा, द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन between legal firm and, because the value of transaction between legal firm and किसके बीच बेटा, लीगल फर्म एंड, दूसरा लिखिए एंड proposed company is more than 10%, अप टू 10% तक चलेगा सर। 10% इज 10% या उससे ज्यादा हो जाए, देखिए ना सर, 10% और मोर भी हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, इज मोर देन 10%। ओके बेटा। सर 5 लाख है, 10% 50,000, इवन 50,000 का भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस फर्म के साथ, जो कंसल्टेंसी फी आपको मिला है, उस फर्म को कंपनी से जो मिला है सर, वो आपके लिए दुश्मन साबित हुआ है ना, छोटा मोटा, बिकॉज मोर देन 10%। कलो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कुछ जवाब दिया। तीसरा सर देखिएगा, ई का तीसरा सर, ऊपर से अगर हेडर आपके सामने तो नहीं होगा बट आपकी कॉपी में होगा सर, एक बार फिर से हेडर पे आ जाइए। क्या करिएगा साहब, कुछ टॉपिक ऐसे ही हो जाते हैं। ई पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ई में पहला हो गया सर, थोड़ा भी कीवर्ड याद करिए। ई में पहला हो गया कि उसका, या है ना, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं था पिछले 3 साल में। दूसरा हो गया वो सीए नहीं है ना, जो बंदा है वो सीएमए या लॉयर नहीं है, लॉयर वाले में अलग है, लॉयर होना कोई अपराध नहीं है, यानी कंपनी का लॉयर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन ये प्रूव करना होगा कि उसको जो फी मिला है पिछले 3 साल में या कभी भी, है ना, वो जो करंट ईयर में जो फी मिला है, वो उसका जो टोटल फी है और जो कंपनी ने उसको फी दिया है वो 10% से कम है, 10% है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर डिस्क्वालीफाइड होगा।
हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव। अब तीसरा लिखिएगा, घबराते नहीं साहब। तीसरा, हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड्स टुगेदर विथ हिज रिलेटिव। काफी कंफ्यूज आदमी है, अब ऊपर रिलेटिव लिखे हुए थे तो फिर कहां से लिखना, लेकिन फिर भी लिखा होल्ड्स टुगेदर विथ हिज रिलेटिव्स 2% or more of the 2% or more of the total voting power of the company, of the total voting power of the company। वाह, ये तो आसान है। अगर किसी बंदे का प्रोपोज्ड कंपनी में जिसमें वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है, उस बंदे का खुद या उसके रिलेटिव के साथ, है ना बेटा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एच से नहीं जोड़ा है, खाली कंपनी लिखा है। जबकि बहुत जगहों पे आप देख रहे थे, जैसे वो CS प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो उसमें कंपनी प्लस कंपनी का एच मीन्स होल्डिंग सब्सिडियरी भी था। राखी बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। इफ बोथ होल्ड्स 2% मोर टोटल वोटिंग पावर नॉट इन एच यस बेटा। अब आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, है ना सर। जब लेक्चर एंड होगा तो प्लीज आप क्लास का शेड्यूल बता दीजिएगा, मैं आज फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुआ हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्लास का शेड्यूल 8 से 8:45 तक होता है ना सर, 8:45 9:45 तक होता है। डेली क्लास चलती है, संडे छोड़कर। ओके जी। फोर्थ पॉइंट आपका छूट गया है, उसका भी व्यवस्था है, उसके लिए आपको बात करनी होगी, है ना बेटा। आगे देखिए, लास्ट में बेटा इज अ लिख ही लेते हैं सर। चीफ एग्जीक्यूटिव जो लिखा है सर, पहले वो लिखिए, कमेंट तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो बेटा आज कम से कम ये तो समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है। इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड। वाओ सर, घबराइएगा मत, इसमें एनपीओ का चर्चा करेगा। कॉल्ड ऑफ एनी एनपीओ। वाओ, जैसे सर सुनिएगा साहब, अगर मैं आपको समझाऊं, सर समझिएगा सर, है ना बेटा। सर सुनिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने पतंजलि फाउंडेशन को, जस्ट एक एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने पतंजलि फाउंडेशन को 500 करोड़ का डोनेशन दिया। एक एग्जांपल है सर। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड नहीं, पतंजलि फाउंडेशन एनपीओ है सर। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पतंजलि से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने चाइल्ड रिलीफ एंड यू, आपने नाम सुना होगा, एक संस्थान है पीटा CRY, चाइल्ड रिलीफ एंड यू को 500 करोड़ का डोनेशन दिया। चाइल्ड रिलीफ एंड यू का कोई जो एक एनपीओ है, इसका कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है या डायरेक्टर है ना, या सेक्रेटरी है, या किसी और नाम से भी आप कह सकते हैं। एनपीओ में नाम बदल सकता है। गवर्निंग कमिटी कुछ होता है ना, बोर्ड ऑफ गवर्निंग कमिटी। अगर आप जैसे इसका चीफ एग्जीक्यूटिव राजीव ही है पेटा का, है ना बेटा, और मेरी संस्थान को रिलायंस ने 500 करोड़ का डोनेशन दिया है। एक बात कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन तो जाऊंगा रिलायंस में, लेकिन मैं रिलायंस के आसानों के तले इतना दबा हूं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भूमिका मुझे निभानी है। जो बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं पहली बार जुड़े सर, तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भूमिका है, इसका एक ही भूमिका है, रेड फ्लैग। एक सब लिखा रेड फ्लैग, कुछ भी गलत हो उसको रेड फ्लैग, मतलब उसको रोकना, ये बेटा मेन भूमिका होती है इसकी। सर समझ में आई हो मेरी बात तो जरूर बताइएगा। रेड फ्लैग करना, अगर आप किसी के आसानों के तले दबे हैं तो आप रेड फ्लैग कैसे इशू कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में मेरी बात आए तो जरूर बताइएगा। सर मैं कुल मिलाकर समझ गया, आप समझे या नहीं समझे। ई पॉइंट में कह रहा है कि कोई भी पर्सन या उसका रिलेटिव बेटा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेक्टर रहा है कंपनी में ही, या होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट्स में तो नहीं बन सकता, है ना बेटा। दूसरा अगर वो बंदा जो है या उसका रिलेटिव CA में या लॉयर है और पिछले सब कनेक्टेड था इस कंपनी के साथ, है ना, तो भी नहीं बन सकता। लॉयर के लिए है कि जो आप लॉयर फॉर्म को जो टोटल रिसीविंग हुई है उसका 10% मतलब ट्रांजेक्शन हुआ है प्रोपोज कंपनी और आपके बीच में, आपने जरूर उसको कंसल्टेंसी दिया होगा और उसने आपको कुछ फी दिया है, उसकी बात करता है। लास्ट में इन्होंने कह दिया जो चैरिटेबल संस्थान है उससे भी नहीं जुड़ा होना चाहिए। चैरिटेबल संस्थान से कोई गलती दिक्कत नहीं है,
चूंकि लिस्टेड कंपनी या जो भी कंपनी एलिजिबल है, रिक्वायर्ड है ना, टू अपॉइंट, मैंडेटेड है टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपने दान पुण्य किसी संस्थान को किया है तो उस संस्थान का जो चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है उसको आप नहीं बना सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यस बेटा, ओके बेटा, डेली 8 से 10 एक्सेप्ट संडे। हाँ बेटा, ऑलमोस्ट यही टाइम रहता है, कभी कभी 8:45 तक भी छोड़ देता हूँ क्योंकि 10 बजे से एक दूसरी क्लास होती है बेटा, है ना। तो 8:45 ही रखिएगा आप लोग, फिर वो बुरा लगता है। इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सेट्रा कुछ लिखा हुआ है। और 5 ऑफ एनी एनपीओ दैट रिसीव्स, वाओ, फिर इसमें भी कंडीशन है, जैसे वकीलों में 10% था ना, दैट रिसीव्स। सुनो, आप किसी ऐसे एनपीओ के सीईओ हैं या डायरेक्टर्स हैं या जो भी आपका नाम है ना, आप किसी ऐसे एनपीओ में सीईओ, डायरेक्टर एक्सेट्रा हैं, दैट एनपीओ रिसीव्स कितना, 25% और मोर, वाओ, 25% या उससे ज्यादा ऑफ इट्स receipts from the company, yes, from the company, any of its promoters, अगर कंपनी ने किसी एनपीओ में उसके रिसिप्ट का 25% से ज्यादा डोनेट किया है, यस, रिसिप्ट 25% या उससे ज्यादा डोनेट किया है, या 2% मोर टोटल वोटिंग पावर है, उस एनपीओ में आईडी नहीं बन सकता। यस बेटा, और लिखा नहीं इसने 25 एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर्स। अच्छा, इट्स मतलब उस एनपीओ का, जो मैं समझ रहा हूं, एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर, कोई बात है, देखते हैं सर। डायरेक्टर्स खत्म हो गया सर आपका, घबराइए मत, ये सर सीट खत्म हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम है, इसमें सीट चेंज करना होता है बार बार। एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स और इट्स, एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर, डायरेक्टर्स और इट्स HSA, एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर, डायरेक्टर्स और इट्स HSA और that holds 2% or more, that holds 2% or more, सर लिख लीजिएगा साफ साफ, 2% और मोर, जी आराम से लिखिए, मैं सीट चेंज करूंगा। 2% और मोर, फटाफट लिखिएगा सर, 2% और मोर ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। अच्छा जी, इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब पर्सन हु इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड ऑफ एनी एनपीओ दैट रिसीव 25% और मोर ऑफ इट्स रिसिप्ट्स फ्रॉम द कंपनी। वाओ, एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी दैट होल्ड्स 2% और मोर। ये क्या उलझा रखा है, रुको बेटा, 2% और मोर, सर एक बार आईसीआई की बुक देखने दीजिएगा, था बेटा, अभी बुक से मैंने निकाला था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वहां तक तो ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, वहां तक ठीक चला है। वैकेशन ऑफ ऑफिस, तो भाई कौन से पन्ने पे है, अभी खोजा था हम लोगों ने, रिमूवल मिल जाएगा, चलिए हम खोज देते हैं। पनिशमेंट, अच्छा खत्म ही हो गया, अच्छा लगता है वहीं के आसपास था आपका, 1 मिनट से आप रुकिएगा। वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब तो बहुत सिंपल है। है सर, है, घबरा मत जाइएगा, बस 1 सेकेंड टाइम दीजिए। जी सर, है सर, ये है सर। सर इसका मतलब जरा बताइए सर, आपके पास व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ,
ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना हो। सर कह रहा है एनी पर्सन, है ना, एनी पर्सन हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव इज अ सीई और डायरेक्टर बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड ऑफ एनी एनपीयू that receives 25% or more of its receipts from the company, any of its promoters। अच्छा, अब समझ में आया बेटा, सुनिए, हाँ जी, कंपनी एनी ऑफ प्रोमोटर्स, अब समझ में आ गया सर। सर सिंपल है सर, मेरे को समझ में आ गया, आपको क्या पता, मुझे नहीं पता चला। सर ध्यान दीजिएगा, किसी एनपीओ को जितना भी रिसिप्ट मिलता है उसका 25% या उससे ज़्यादा का रिसिप्ट अगर जो प्रोपोज कंपनी उससे मिला है, या प्रोपोज कंपनी में जो प्रोमोटर है उसने दिया है, या प्रोपोज कंपनी के डायरेक्टर्स ने दिया है, या प्रोपोज कंपनी के होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट्स ने दिया है, या किसी दूसरे पर्सन के द्वारा दिया गया है जो प्रोपोज कंपनी में 2% या मोर वोटिंग पावर रखता है। आप नहीं समझ पाए सर, हम समझ गए। सिंपल सी बात है भाई लोग सुनिए, है ना बेटा, ये कंफ्यूज मत होइएगा। आप पहले एक बार लिखिएगा 2% और मोर, 2% और मोर, ध्यान दीजिएगा, 2% और मोर ऑफ द, इसका मीनिंग बताइए। सीआरओ प्रदीप ने तो बताया सर, इसको लर्न करने के लिए कोई निमोनिक्स की जैसे आईपीसीसी में ऑर्डिनरी बिजनेस का अड्डा बिल्कुल बना दूंगा, है ना, कोशिश पूरी है, जरूर बनाता हूं साहब आपको, है ना बेटा। आइए ना पहले एक बार समझ लेते हैं, निमोनिक्स भी आएगा, एक बार पहले क्या करेंगे, टॉपिक को आ तो जाने दीजिए। ऑफ द 2% और मोर ऑफ द, लिखा है ना बेटा, हमने लिखा था अपने हाथों से यहाँ पे, 2% और मोर ऑफ द, यस बेटा, 2% ऑफ और मोर ऑफ द, कहाँ भाग गया भाई, एक मिनट भाई साहब, 2% और मोर है ना था, ऑफ द वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर। सर निमोनिक बिल्कुल आ जाएगा जी, आप 1 सेकेंड का और टाइम दीजिए। कम से कम बड़ी मुश्किल से ई के चारों पॉइंट को आपने कमांड में लिया है, कमांड में तो आया है, अब आइए इसको समझते हैं। हाँ जी, क्या समझे आप भाई लोग, है ना, कितना गंदा बना रखा है, मतलब कुल मिलाकर ये सही मायने में इंडिपेंडेंट है ना। ई पॉइंट सर कुछ नहीं कह रहा है, ई पॉइंट में 4 पॉइंट्स हैं, ई में चौथा पॉइंट सर समझा रहे हैं कि अगर आप किसी एनपीओ में, है ना, कोई पर्सन या उसका रिलेटिव किसी एनपीओ में चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है और उस एनपीओ को जो रिसिप्ट, उस एनपीओ को डोनेशन मिला है, कोई ग्रांट मिला है किसी प्रोपोज कंपनी से या प्रोपोज कंपनी के प्रोमोटर से, उसी प्रोपोज कंपनी के प्रोमोटर से या उसी प्रोपोज कंपनी के डायरेक्टर से, है ना बेटा, उसी प्रोपोज कंपनी के डायरेक्टर से या उस प्रोपोज कंपनी के होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट से या किसी ऐसे बंदे से उस प्रोपोज कंपनी में जो बंदा 2% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर होल्ड करता है। सर कितने लोग बताएंगे भाई, ये जो 25% है, 25% या उससे ज्यादा जो आपका रिसिप्ट आ रहा है आपके पास एनपीओ के पास, एक पिक्चर समझिए ना सर, एक पिक्चर समझिए ना मेरा बच्चा, एक एनपीओ है, सुनिएगा सर, और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है सर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सर इसमें बहुत इसके बाल बच्चे भी आएंगे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और इट्स, घबराइए नहीं सर, इसको बनाइए तो प्रोमोटर। आप में से निवांदन भाई तो समझ गए, लेकिन सबको समझाना ना राखी जी, अरे बहुत सिंपल है। डोनर कौन है, डोनी कौन है, बस ये बता दो। डोनर है रिलायंस और एनपीओ है, कोई एनपीओ है, इसके सीई को, चीफ एग्जीक्यूटिव को या डायरेक्टर को या मैनेजिंग पर्सन को हम अपॉइंट करना चाहते हैं रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इस सीई का, चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर का बेटा, इस डायरेक्टर का को नहीं बना सकते आप इस एनपीओ के। अगर इस एनपीओ को रिलायंस से मिला है 25% या उससे ज़्यादा, है ना, जो भी इस एनपीओ का रिसिप्ट है उसका 25% या उससे ज़्यादा आपको उसी कंपनी से मिला है जिसमें आप बनने जा रहे हैं, इट्स प्रोमोटर्स, कोई बात नहीं सर, हो जाती है, इंसान गलतियां करता है, डायरेक्टर्स और एचए से सर, और पर्सन होल्डिंग, ये पर्सन होल्डिंग है ना बेटा, पर्सन होल्डिंग, एक व्यक्ति जो होल्ड करता है, होल्डिंग कितना बेटा, पर्सन होल्डिंग 2%,
2%, पर्सन होल्डिंग 2% और मोर, पर्सन होल्डिंग 2% और मोर, जो लिखा है टोटल वोटिंग पावर, मतलब दान देने वाला बंदा रिलायंस खुद हो सकता है, रिलायंस का प्रोमोटर हो सकता है, रिलायंस का डायरेक्टर्स हो सकता है, या रिलायंस की होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी हो सकती है, या कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है रिलायंस खुद ना दान देकर, है ना, आपके एनपीओ को दान मिला है और वो दान दाता जो है वो रिलायंस में 2% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डिंग करता है ना, वोटिंग पावर उसके पास है 2% और मोर टोटल वोटिंग पावर। कोई नहीं सर, इंसान क्या है, थोड़ी संघर्ष तो करना पड़ जाता है कभी कभी जीवन में। अब सर रिलायंस वाले ने दे रखा है या इनमें से किसी एक ने भी दे रखा है या मिलके दे रखा है 25% और मोर ऑफ रिसिप्ट ऑफ एनपीओ, एनपीओ का जो टोटल रिसिप्ट है ना, उसका 25% या उससे ज्यादा। अब बेटा समझ में आया, बेटा समझ में आया किसी भाई बहन को? राखी जी आप बता दीजिए, आप बहुत अच्छा कमेंट करती हैं, क्या कहना चाह रहा है भाई? तो इसमें डिस्क्वालीफाइड कौन होगा? कहीं ये डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड होगा? हाँ बेटा, इसमें प्रोमोटर डिस्क्वालीफाइड होगा? नहीं नहीं नहीं, अरे बाबा, एनपीओ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या डायरेक्टर है या जो भी नाम से आप कहते हो, जो इसका मेन चेयरमैन होता है ना सर, प्रेसिडेंट होगा ना सर, कोई भी एनजीओ होता है उसका प्रेसिडेंट तो होगा। अब इसका कुल मिलाकर ये हुआ कि रिलायंस वालों ने इस एनपीओ का टोटल रिसिप्ट मान लो साल भर में 5 लाख है, उस 5 लाख में से 2 लाख तो रिलायंस वाले ने या रिलायंस के प्रोमोटर ने ही दिया है। तो सर एक तरह से रिलायंस वालों को बहुत बड़ा आसान है आपके एनपीओ पे, और आप उस एनपीओ के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है, कुछ भी हैं, और आप अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे रिलायंस में, तो आप चूंकि आसानों के तले दबे होंगे, चूंकि उधर से चंदा आया हुआ है, डोनेशन आया हुआ है, और आप कभी भी मुंह उठा के या सही ढंग से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सर बहुत समझ में आ गया हो तो जरूर एक लाइक, और आपको समझ में आ जाए तो बता दीजिएगा, खुशी होती है मेरे बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम लोग देखते हैं छठा। भाई ये तो बहुत अच्छे से समझाया आपको सर, जो बच्चे नहीं जानते हैं सर, छठा बोले तो 149 सब सेक्शन 6 का एफ पॉइंट, 149 ए, 149 बी, 149 सी, डी, ई और लास्ट में एफ है। 149 6 का एफ पॉइंट क्या है? 149 6 का एफ पॉइंट क्या है? लिखा है बेटा, है ना बेटा, हु पोसेसेस। सर लिखिएगा, घबराइएगा नहीं सर। सर आपको समझ में आया कुल मिलाकर? निवांधन जी, कुंवर साहब बताइए, हु पोसेसेस सच अदर क्वालिफिकेशन। अभी भी मतलब इतना तो सेक्शन में लिखा, 6 में से 5 तो सेक्शन में लिख दिया, हु पोसेसेस सच अदर क्वालिफिकेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, क्वालिफिकेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब। कुछ और क्वालिफिकेशंस हैं जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब। और सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे हटती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और बता रखा है सर, प्रिस्क्राइब्ड इन दिस डायरेक्शन। सर लिखिएगा सर, उदास कभी नहीं होते। यहाँ रिलेटिव का मीनिंग 277, हाँ जी, है ना, हम साथ साथ हैं, बिल्कुल इंटर में हम लोग बताते हैं हम साथ साथ हैं। यस बेटा, हु पोसेसेस सच अदर क्वालिफिकेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, है ना बेटा। आगे लिखा है इन दिस डायरेक्शन। घबराइए नहीं सर, अभी थोड़ा सा, है ना, थोड़ा जल्दी पढ़िए, आज थोड़ा जल्दी थोड़ा सा आपको रिलीज करना होता है ना। इन दिस डायरेक्शन द गवर्नमेंट हैज मेड रूल 5, in this direction the government has made rule 5 which prescribes for additional conditions. Okay beta, prescribes for additional condition. which prescribes for additional conditions, जो बहुत सारे एडिशनल कंडीशंस को प्रिस्क्राइब करता है। पहला मतलब, फिर छठे में इन्होंने एक्ट में नहीं लिखा, बोला कि अदर कंडीशन, अदर क्वालिफिकेशन, मतलब इंडिपेंडेंट बनने के लिए, इंडिपेंडेंट एक्टर बनने के लिए आपके भीतर कुछ और भी क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। और पहला है सर
वाओ सर कोड बनवा दूंगा सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी सलाह दिया। बिल्कुल मेरे को कोड बना के ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन थोड़ी मजबूरी हो जाती है कभी, हैं। अच्छा जी, CRO प्रदीप जी समझ में तो आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है ये तो बताते। छठा, पांचवे का चौथा ही बता दीजिए, ई का फोर्थ ही बता दीजिए, एक बार लिख के बता दीजिए। क्या है कि कोई कंपनी किसी NPO को डोनेशन दे रही है, और वो डोनेशन उस NPO के टोटल रिसिप्ट के 25% या उससे ज़्यादा है, तो उस NPO का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या जो डायरेक्टर है वो भी नहीं बन सकता प्रोपोज कंपनी में, है ना बेटा। प्रोपोज कंपनी में क्या नहीं बन सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, प्रोपोज कंपनी जो डोनेशन दी है वो खुद भी दे सकती है, या अपने प्रोमोटर डायरेक्टर या कोई ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 2% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है, ऐसे भी समझाया जा सकता है। एन इंडिपेंडेंट, सुनिएगा, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, समझने की जरूरत है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेल, सर एक्स्ट्रा कंडीशन है कि अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो ऊपर के 5 जो ग्रह हैं उनसे भी बचे, और छठा जो पॉइंट है इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करें। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेल पोसेसेस appropriate skills, experience and knowledge, appropriate skills, experience and knowledge in one or more fields, ऑफ फाइनेंस। घबराइएगा नहीं सर, थोड़ा सा बस फिनिश है फाइनेंस, अभी पूरा रिवाइज कराता हूँ। लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। वाओ, टेक्निकली आपको साउंड होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो आपका कोई कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, और साथ ही साथ आपके भीतर इस तरह की कुछ ना कुछ खासियत हो जो शायद गॉड ने आप ही को नवाजा है। आपको लॉ बहुत अच्छा आता है, आपको फाइनेंस यानी मतलब फंड को मैनेज करना, मार्केटिंग, आगे लिखिएगा, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना बेटा, एक्सेट्रा, और अदर डिसिप्लिन। मतलब कह रहा है अदर डिसिप्लिन रिलेटेड टू कंपनीज बिजनेस, कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड आपके भीतर स्किल्स होनी चाहिए। जैसे मैं एक बात कहूँ, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एक एग्जाम्पल है, तो इसमें जो बंदा है इंडिपेंडेंट, उसको इंजीनियरिंग की डिग्री या थोड़ा बहुत पेट्रोलियम एक्सेट्रा के बारे में अच्छा नॉलेज हो, और अदर क्या लिखा जाए, अदर डिसिप्लिन्स रिलेटेड टू कंपनीज बिजनेस। नेक्स्ट बेटा, यहां पे रिलेटेड टू कंपनीज बिजनेस आपके भीतर स्किल्स होने चाहिए। ये पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव है, और लास्ट में लिखा है सर, है ना बेटा, नॉन ऑफ, लिख लीजिएगा सर, ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ, नॉन ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ आईडी, ऑफ एन आईडी, none of the relatives of f of an id for the purpose of, purposes of सब क्लॉज 2, कौन सा सब क्लॉज 2 एंड 3, सर लिखिएगा सर, ऑफ क्लॉज डी, ऑफ सब सेक्शन, ऑफ सेक्शन 149(6). अच्छा जी सर, डी तो आपका छूट गया है, जो बच्चे आज से जुड़े हैं। ओके बेटा, अकाउंट, फाइनेंस, लॉ, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा चलेगा भाई, वो तो ठीक है, वो तो चलेगा, है ना, वो तो सैयद भाई समझ में आ रहा है। अब ये देखिए नया शगुफा आ गया,
नॉन ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ एन आईडी फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 2, 3 ऑफ क्लॉज डी आपका छूट गया है, पिछली क्लास में बताए थे, ऑफ सेक्शन 149(6). देखते हैं सर, फिर लिखा इन्होंने, इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। अच्छा, इंडेप्टेड टू द कंपनी मतलब भाई लोग, डी में डायरेक्टर खाली था, ई में रिलेटिव था, एफ में दोनों था, उल्टा हो रहा है कहीं ना कहीं, ए बी सी नहीं, डी में रिलेटिव ही था। खैर कह रहा है बेटा, नॉन ऑफ रिलेटिव ऑफ इतना इतना फॉर द पर्पस इतना इज इंडेप्टेड टू द कंपनी, इट्स कंपनी और इट्स एच ए से। ये लिखने की कोशिश किया इसने एच ए से, और देयर प्रोमोटर मतलब इन्होंने पूरा ही बर्बाद किया है अच्छे से, और देयर प्रोमोटर और डायरेक्टर्स, और सर लिखिएगा सर, हैज गिवन अ गारंटी, has given a guarantee or provided any security, has given any guarantee or provided any security in connection with the घबराइए नहीं बेटा, ये सब पढ़ा दूंगा दोबारा से, with the indebtedness of any third person to the company or its HSA or their promoters, directors, or directors of such holding company for an amount, अब ये खोल रहा है, for an amount of ₹50 lakhs। घबराइए नहीं बेटा, मतलब दो एक्स्ट्रा कंडीशंस इन्होंने बनाया, फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹50 lakhs एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 immediately preceding financial years or during the करंट फाइनेंशियल ईयर CFY। भाई लोग ये इतना है, अब इसको राहत मिल गया, अब खत्म कर दिया इसने। सर आइए सर समझते हैं, उदास नहीं होते भाई। 149(6) में 149 सब सेक्शन 6 में 6 क्लॉजेज हैं। छठा क्लॉज कहता है कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो आपको कुछ और 149 का 6 का F क्लॉज कहता है कि क्या कहता है सर, ए पर्सन है ना बेटा, विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ ही पोसेसेस, यहाँ पर रिलेटिव नहीं, खुद उसको होना चाहिए, है ना। हर बार रिलेटिव आप जोड़ देते हैं। कोई भी बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तब बन सकता है जब उसके भीतर, है ना बेटा, है ना, ये एक्स्ट्रा कंडीशंस भी हो। पहला है कि उसके पास स्किल्स हो जो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड हो, और दूसरा नॉन ऑफ द रिलेटिव्स, उसके किसी भी संबंधी का, किसका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का तो नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का तो ऑलरेडी कवर्ड है। आप क्लॉज डी में आपको दिखा देता हूं, 2 और 3 क्या है मैं अभी सिखा देता हूं। नॉन ऑफ हिज रिलेटिव ऑफ, नॉन ऑफ द रिलेटिव ऑफ एन आईडी फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 2 and 3 ऑफ क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 149(6)
इज इंडेप्टेड टू द कंपनी और इट्स HSA, है ना बेटा, फॉर एन अमाउंट रुपीज 50 लाख। या बेटा उसके रिलेटिव ने कोई गारंटर नहीं बना है, क्योंकि गारंटर बेटा क्या होता है, आप लोगों ने फाउंडेशन इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ा था। गारंटर थर्ड पार्टी, जैसे मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ रिलायंस में, और मेरा छोटा भाई जो मेरे रिलेटिव की परिभाषा में आता है, उसने रिलायंस को कहा था, है ना, रिलायंस को कहा था, एक सब थ्योरेटिकल है सर, कि तुम ना किसी थर्ड पार्टी को लोन दे दो और वो लोन ना दे तो मैं रिपे करूंगा, मैं लायबल होऊंगा। यानी मेरा भाई गारंटर है, और जो लोन जो दिया गया है, जो गारंटी की रकम है वो 50 लाख या फॉर एन अमाउंट रुपीज 50 लाख, वाओ, और जो अमाउंट है वो 50 लाख या उससे ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग, यानी करंट में दिया है, अभी मेरा भाई गारंटर है, 50 लाख या उससे ज्यादा का लोन प्रोपोज कंपनी ने थर्ड पार्टी को दिया, और मेरा भाई उस लोन को गारंटर के रूप में है कि वो थर्ड पार्टी ना रिपे करे तो हम रिपे करेंगे। तो ये सब चीजें सिखाने की कोशिश किया गया है। फॉर एन अमाउंट ऑफ 50 लाख एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों ये थोड़ा सा टफ है, हाई केस स्टडी बनता है। ओके बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेक्शन में काफी अमेंडमेंट हो गए हैं, भाई साहब हिला के रख दिया इसने सर, और हमारे पास जो बुक है पूरा अमेंडेड है सर, ये बिल्कुल अमेंडेड है सर, इसमें मैं इस बात की पूरी गारंटी दे सकता हूं, है ना, काफी चेंजेज हुए हैं बेटा, बहुत। तो सर बताओ ना अब क्या दिक्कत है, अब आ जाओ डी पॉइंट का पढ़ा दो फिर से, डी का दूसरा और तीसरा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा और तीसरा लिखा है, ले लो भाई पढ़ लो बेटा। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, मैं वैसा इंसान नहीं हूं, आप अमेंडमेंट आई है तो उसकी हिला के तो रख दिया हम लोगों ने। चलो अब कुछ कीवर्ड बताओ, अब सुनो, अब तुम लोग, मेरे पास तो सीट नहीं है जिससे मैं लिख के पढ़ाता हूं, सुन बेटा टेंशन नहीं लेना, टेंशन देने का चीज है। सभी भाई बहन लंबी सांस लीजिए, सभी भाई बहन लंबी सांस लीजिए, एक बार रिलैक्स होइए और सिर्फ मुझे एक लाइन का जवाब दीजिए, हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। द टर्म इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट डिफाइंड, बट 149 सबसेक्शन 6 कहता है। 149 सबसेक्शन 6 क्या कहता है, आइए सर क्या कहता है ये देखिए, ये क्या कहता है सर, ये कहता है who can become independent actor. The term independent actor is not defined, but who is qualified and who is disqualified is given. 149 सबसेक्शन 6 क्या कहता है, एक बार कोशिश करिए, हाँ बेटा डरना नहीं है सर, हमें प्रयास करिए। साहब मैं 2 क्लास लगा सकता हूं और आप अपने लिए 1 घंटा नहीं लगा सकते। इन रिलेशन टू अ कंपनी, an independent director means a director other than MD, WTD or nominee director and who fulfills the following criteria, है ना। और ये थोड़ा गंदा लिखा है, इसको यहाँ पे ए लिखना चाहिए, जैसे 149(6) क्लॉज ए, हाँ जी 149(6) क्लॉज ए, इसमें 1 लिखा है। Who in the opinion of board is a person of integrity। सर अब 2 मिनट समय लूंगा, जो बच्चे नाराज मत होइएगा, है ना। कोई भी पर्सन तब एलिजिबल होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए, है ना, जब उस पर्सन के बारे में बीओडी ऐसा राय रखती है, कैसा राय रखती है कि वो बंदा जो है इंटीगर है। इंटीगर मतलब बेटा, इंटीगर का मतलब डूइंग राइट थिंग, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंटीगर राजीव सिंह जैसे ढुलमिल नीति का नहीं, इंटीग्रिटी का मतलब हुआ, जैसे कुछ होते हैं रामविलास पासवान है, उनके बारे में कहा जाता है, बुरा मत मानिएगा, आई एम नॉट हेयर टू कमेंट ऑन पॉलिटिकल पार्टी, बस मेरे मुंह से निपट के आ गया। इंटीग्रिटी का मतलब हुआ डूइंग राइट थिंग नोइंग दैट इट इज डिफिकल्ट। रामविलास पासवान बिहार के एक नेताजी हैं, सुनते हैं उनका खानदानी प्रॉब्लम है, कभी वो कांग्रेस की सरकार थी, बुरा मत मानी, तो 15 साल कांग्रेस में भी मंत्री रहे, और अभी 10 साल करीबन होने जा रहे हैं मोदी अंकल, मतलब होने नहीं जा रहे हैं भाई, दूसरा टर्म में तो होगा ही, तो 2 टर्म से केजरीवाल इसमें भी मंत्री बन के बैठे हैं। मतलब रामविलास पासवान चाहे पार्टी किसी का, ऑल मैन वेद कहते हैं ना, ऑल सीजन मैन, है ना, ऑल सीजन मैन है, हर पार्टी का, उनका बुरा मत मानिए, उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, वो ढुलमिल टीके हैं, वो इंटीगर नहीं है। इंटीगर वो होता है जो सच को कहने का साहस रखे, जानते हुए कि सच कहने से हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, सच कहने से हमें नुकसान होगा, फिर भी सच कहता है, ऐसे आदमी को इंटीग्रिटी कहते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है यही। खैर सर मेरी इमोशनल बातों को आप भूल जाइए, मेरे को इतना समझा दीजिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए पहली जो हम कह सकते हैं क्वालिफिकेशन है ना, क्राइटेरिया है, पहली जो क्राइटेरिया है, 6 क्राइटेरिया है सर। यस सर, रामविलास पासवान उसी पार्टी में जुड़ता है जिस पार्टी, हाँ
वो बहुत मतलब उसके बारे में लोग बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं और नेगेटिव भी, कि वो इतना मतलब अपॉर्चुनिस्ट है ना सर। ऐसा थोड़ी होता है कि आप मतलब है ना, जाने दीजिए। खैर मैं उधर पॉलिटिक्स में मत जाइए सर, आप लोग पॉलिटिक्स में बहुत गंदे आदमी हैं आप लोग, है ना, पॉलिटिक्स नहीं बात करनी चाहिए। दूसरा समझिए, वाह वाह बेटा। दूसरा, हु इज नॉट अ प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। आहा, अगर आप किसी कंपनी में प्रोमोटर हैं, है ना, या थे या कभी भी थे, तो आप अपनी ही कंपनी में आईडी इस जन्म में नहीं बन सकते। कितना मस्त है। ये सेकंड लिखा है, इसको क्लॉज बी बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको क्लॉज बोलते हैं, इसको सब क्लॉज बोलते हैं। आप पढ़िएगा सर मेहनत में मैं कोई कमी नहीं छोड़ता। इधर थोड़ा स्लो इसलिए हो गया कि क्या बताऊं जीवन में मैंने देखा जब अपॉर्चुनिटी आती है ना, सब आने लगती है एक ही साथ, है ना। तो वही सब बात है सर। हम लोग सीए फाइनल पढ़ा नहीं रहे थे, शुरू हुआ तब तक बीकॉम शुरू हो गया, 12 शुरू हो गया भाई। ऑनलाइन में कोई फैकल्टी आया नहीं, सर जी ने कहा पढ़ा दो जी, तुम ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है उसके चलते। चलिए सर क्या कर सकते हैं, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, है ना बेटा। बट धीरे धीरे कंसंट्रेट कर रहा हूँ आप लोगों पे, परेशान मत होइएगा। ये सर सेकंड था, बी था, ये 1 था, ये 2 था। हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, है ना बेटा, जो प्रोमोटर डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं है, है ना बेटा। हु इज नॉट रिलेटेड यानी बेटा देखो, जो खुद प्रोमोटर डायरेक्टर है, खुद ही प्रोमोटर है कंपनी का या होल्डिंग सब्सिडी, वो भी नहीं बन सकता। और इवन प्रोमोटर का या डायरेक्टर का रिलेटिव भी नहीं बन सकता, है ना बेटा। क्या नहीं बन सकता? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये 3 नहीं, ये सी है। हु हैज नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप, जिसका कंपनी के साथ कोई फाइनेंशियल रिश्ता नहीं है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस थे। रेमुनरेशन, अगर आपको एज ए डायरेक्टर कुछ मिल रहा है तो यहाँ भी पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन हम अगर आप डायरेक्टर हैं खाली कंपनी में, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जा सकता है ना, क्योंकि सिर्फ रेमुनरेशन आपको मिल रहा है, और रेमुनरेशन जो मिल रहा है उसको हम पिक्यूनियरी रिलेशन की परिभाषा से हटा दिए। या आपका जो ट्रांजेक्शन है, आपका जो आपने एज अ पर्सन जो कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन किया है, और उसमें जो टोटल इनकम ऑफ सच अमाउंट में भी प्रिस्क्राइब द कंपनी, यही सब है। ये सब भी समझाया था 10% वाली बातों पे। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कह रहा है, मैं पूरी बात बता देता हूं, इसका एक्सेप्शन भी था बट पूरी बात समझिए। हु हैज और हैड नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप अदर देन रेमुनरेशन एज सच डायरेक्टर, पहला एक्सेप्शन था। हैविंग ट्रांजेक्शंस नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल इनकम और सच अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब्ड विद द कंपनी, है ना बेटा। इट्स होल्डिंग एक्सेट्रा लिखा, हैविंग ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल इनकम और सच अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब्ड विद द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी एक्सेट्रा लिखा है। ये 2 साल पिछले का देखना था। यही सब बेटा हम लोगों ने बात बताई थी। डी के बाद जो यहाँ हुआ, यहाँ पे डी के मतलब चौथा लिखा था। चौथे में क्या लिखा है? आज आपने जो बच्चे जुड़े थे वो 5वें से जुड़े थे, ई से, है ना बेटा। ये डी लिखना चाहिए, आपके वो 1 ठीक लिखा। नॉन ऑफ हुज रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्सेट्रा, है ना, कोई भी आपका रिलेटिव, है ना बेटा, एसोसिएट ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर आपने नहीं रखना है। इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी एक्सेट्रा, लेकिन कह रहा रिलेटिव होल्ड कर सकता है। फेस वैल्यू कितने का? 50 लाख का। ओके सर, आपके क्लास के नोट्स के पीडीएफ चाहिए, है ना, कहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ? अभी ये क्लास के नोट्स के पीडीएफ बने नहीं है साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, अभी बन रहे हैं तो आपको जरूर मैं दे दूंगा। ये सब चीज़ें इन्होंने लिख रखे हैं, है ना बेटा। इसमें ये जो डी का दूसरा पॉइंट था, इज इंडेप्टेड टू द कंपनी, है ना। डी का जो दूसरा पॉइंट है, डी का जो दूसरा पॉइंट है, इंडेप्टेड टू द कंपनी लिखा था ना, नॉन ऑफ हुज रिलेटिव इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। अब यहाँ पे इंडेप्टेड खाली लिखा है, यहाँ पे इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और वही अमाउंट बेटा प्रिस्क्राइब हुआ है। अगर आपको समझा पाया हूँ तो मैं यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब लिखा था वो अमाउंट 50 लाख या उससे ज़्यादा प्रिस्क्राइब आगे हुआ था, जो 149(6) में आपने पढ़ा था ना, 149(6) में। और हैज गिवन एनी गारंटी, ये भी आप समझिए, हैज गिवन इन ए गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी और देयर प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स ऑफ सच होल्डिंग कंपनी फॉर सच अमाउंट ड्यूरिंग। अब सच अमाउंट जो लिखा नहीं था ना, सेकेंड और थर्ड नहीं लिख रहा था, डी का 2 और डी का 3, हाँ बेटा, डी का 2 और डी का 3 जो अमाउंट है वो बाद में प्रिस्क्राइब हुआ है, बाद में यही प्रिस्क्राइब हुआ है।
ये लिखा था नॉन ऑफ द रिलेटिव ऑफ एन आईडी, रिलेटिव ऑफ आईडी का कोई इंडेफिनेस नहीं होना चाहिए, कोई गारंटर नहीं होना चाहिए, और होगा भी तो फॉर एन अमाउंट 50 लाख एट एनी टाइम, फॉर एन अमाउंट 50 लाख। अगर आपका बेटा ध्यान दीजिएगा 50 लाख या उससे ऊपर के लिए है ना, करंट ईयर में या पिछले 2 साल में, मतलब अब आप बताना, एक बार दिल से सीखना। डी में क्या लिखा था, डी में क्या लिखा है समझने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा चेंजेस है तो क्या हुआ, आपने एक एक चीज को समझा है इसमें से। डी में बेटा ऊपर लिखा नॉन ऑफ हुज रिलेटिव्स, रिलेटिव का है ना। थर्ड और फोर्थ में बेटा कह रहा है कि अमाउंट प्रेस्क्राइब होगा, और यही प्रेस्क्राइब आगे इन्होंने कर दिया 50 लाख। कुल मिलाकर अब मैं अगर सारे पॉइंट्स को एक साथ रखूं, ये अलग अलग ना रखूं, तो कितने पॉइंट्स हो गए सर मैं बताता हूँ। सैयद भाई आप भी सीखिएगा, भाई लोग इधर देखिए, ABCDEF है ना जी, है ना। ए में कोई सब पॉइंट्स नहीं है, बी में 2 सब पॉइंट्स है तो 3 हो गए टोटल, सी क्लॉज में 4 सब पॉइंट्स लिखा है 7 हो गए, डी में 4 सब पॉइंट लिखा है 11 हो गए, 7 4 11 समझने के लिए। ई में भी 4 है, वाव 15 हो गए सर, करीबन 16-17 कंडीशंस हैं, 16-17 कंडीशंस हैं। अगर उसको एक साथ सीक्वेंस में बनाया जाए, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, हाँ, नो प्रोमोटर इन HSA, ओके बेटा, कोड बच्चे ने बनाया, नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप, नॉट होल्डिंग सिक्योरिटी, नॉट इंडेप्टेड टू कंपनी, बहुत अच्छा बेटा, क्या बात है, नॉट गिवन गारंटी, है ना, के नॉट एज KMP, ए नॉट ऑडिटर एंड लीगल फॉर्म वी वोट। अच्छा, ये बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है। और कोड क्या बना आपका टोटल, EEP, हाँ भाई कोड क्या बना आपका, पूरा कोड बनाइए ना, बहुत अच्छा। तो बहुत बड़ा डिफिनेशन है, मैं तो कहता हूँ कि आप इस डिफिनेशन की धज्जियाँ उड़ा दिए, मैं तो यही कह रहा हूँ। अभी बेटा आपने अच्छा बताया, अब आइए सर, आइए, आपका इंतजार था, अब क्वेश्चन बनवाऊंगा। क्वेश्चन है भी इस पे, आया भी है कभी नहीं। चलिए सर, बहुत आपको परेशान किया, लेकिन सर ये नहीं करता तो आप अपने से ये भी नहीं करते। आपको हमने इतना परेशान कर करके कुछ तो दिमाग चलाने लायक बनाया। अब मेरे को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं, आराम से पूछ लीजिएगा। साहब अब आइए सर, खुश होकर पढ़िए, अब तो खुशियों का दिन आया है। 149(6) बताता है कि कौन बन सकता है, कौन एलिजिबिलिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए कितनी कंडीशन है, टोटल 6 कंडीशन है, और 6 के भीतर कभी कभी सब पॉइंट्स भी हैं, 6 के भीतर कभी कभी सब पॉइंट्स भी हैं। अभी दोबारा तिबारा सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर मैंने बड़ी आपके साथ हिम्मत के साथ काम किया। अब आइए हम लोग बेटा, जो बच्चे नहीं जानते हैं, हम लोगों ने सेक्शन 149 शुरू किया था। 149 सब सेक्शन 1 कहता है हर कंपनी का एक BOD होना चाहिए, BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें मिनिमम 2 प्राइवेट में, पब्लिक में 3 और मैक्सिमम 15 है ना होने चाहिए। 15 से ज़्यादा है तो फर्स्ट प्रोवाइड जो कुछ कहता है कि SR पास करके ये वो कर सकते हो। सब सेक्शन 2 भी कुछ था, है ना, सब सेक्शन 3 भी था कुछ। उसके बाद हम लोग वुमेन डायरेक्टर्स एक्सेट्रा पढ़े। उसके बाद हम लोग 149(4) से लेकर 149(13) तक पढ़ने जा रहे हैं, और उसके साथ रूल 4, 5, 6 भी है। और इसमें हम लोग ने पहला जो पॉइंट रखा था साथ में, वो ये रखा था मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो वी गॉट इट, है ना। आपको जो जो डाउट्स है बिल्कुल मैं जिंदा हूं और आपको बताऊंगा क्या पॉइंट्स हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं उसको मैं जरूर आपको मेहनत करके सिखा दूंगा। सेकेंड पॉइंट, अब लिखिए सर, मैंडेटरी। अब आज की क्लास शुरू करते हैं, बस फटाफट। मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149 सब सेक्शन 4, 149(4) में दिया है। क्या दिया है ये समझिए। मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी, सेक्शन 149 सब सेक्शन 4। मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी में क्या समझना है, EPP, SIGP, है ना। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा कोड बनाया है इस बच्चे ने, है ना, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मेहनत किया।
और ज़रूर इन बच्चों को हेल्प होगा। मैं भी कोड बना के ले आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो कहता हूँ ये जो डी में 4 है ऐसे मत याद करो, सीधा एक बार में एक लाइन से सब बना के ले आता हूँ आपको। मैंडेटरी अपॉइंटमेंट आईडी। अब सर सभी भाई बहन समझिएगा, सर समझिएगा, सर ध्यान दीजिएगा, साहब समझिए। एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव, जो लॉ में लिखा है, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव at least 1/3 of the total number of directors as independent director, मतलब क्या है, हर लिस्टेड कंपनी में कम से कम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने लिखा है सर, जैसे रिलायंस में सर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 10 है, जस्ट एक एग्जांपल 10 है राइट नाउ। तो रिलायंस एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी है। और इसके लिए जी बेटा, है ना बेटा, इसके लिए आपको क्या सोचना है, इसके लिए क्या सोचना है आपको कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में 1/3 होना चाहिए। और कोई भी फ्रैक्शन हो, चाहे 1, जैसे 10 का 1/3 निकालेंगे तो 3.33 हुआ। हम लोगों ने मैथ में पढ़ा था 3.5 है तो उसको 0.50 अपने मन से ले लो, और 0.5 से कम तो इग्नोर कर दो। ये कहता कोई भी फ्रैक्शन हो उसको एक ही मानना है, चाहे वो 0.5 हो या उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो। यहाँ पे लिखिए, एनी फ्रैक्शन contained in such 1/3, any fraction contained in such 1/3 shall be 1/3 number shall be rounded as, उसको राउंड किया जाएगा, राउंडेड ऑफ एज 1। मतलब कुछ नहीं है, जो भी फ्रैक्शन होगा उसको एक माना जाएगा। और लास्ट है फॉर अदर पब्लिक कंपनीज, सर लिख लीजिएगा, फॉर अदर पब्लिक कंपनीज, जो दूसरे पब्लिक कंपनीज है, फॉर अदर पब्लिक कंपनीज द सीजी में प्रिस्क्राइब, फॉर अदर पब्लिक कंपनी द सीजी में प्रिस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ, मतलब कुल मिलाकर कि लिस्टेड में 1/3 चाहिए, और दूसरी पब्लिक कंपनियों में कितना होगा, 2 होगा, क्या होगा, ये सीजी बता देगी। मतलब हर कंपनी में 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी नहीं, हर पब्लिक कंपनी में लिस्टेड में 1/3 चाहिए, लिस्टेड कंपनी में। अब इंडिपेंडेंट कौन होता है, जिसके लिए मैंने आपको 2 दिन खराब कर दिया बेटा, 1.5 घंटा, ऑलमोस्ट 2 दिन मैं खराब कर दिया। आज भी आप 88 मिनट वीडियो देख चुके हैं ऑलरेडी, जो यहाँ पे टाइमर दिखाता है। फॉर अदर पब्लिक कंपनी द सीजी में प्रिस्क्राइब्ड, कोई बात नहीं सर, वो खराब करना नहीं होता सर, वो हम फिर से सिखाएंगे आपको। फॉर अदर पब्लिक कंपनी द सीजी में प्रिस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ आईडी, और इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ आईडी, फॉर अदर पब्लिक कंपनी द सीजी में प्रिस्क्राइब मिनिमम ऑफ आईडी, दैट इज, सर लिखिए डालिए, दैट इज एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। मैं समझ गया सर इसका डायग्राम भी बना देता हूं सर। एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज, है ना बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन लिस्टेड में तो कुछ टेंशन ही नहीं होता, लिस्टेड में तो पेड अप कैपिटल, टर्नओवर और बोरोइंग्स एक्सेट्रा देखना ही नहीं होता। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में थोड़ी दिक्कत होती है। लिस्टेड में इन्होंने कह दिया जी आपको सीधा मतलब रफ हिसाब है 1/3 रखना है आपको इंडिपेंडेंट, और जो अदर पब्लिक कंपनियां हैं जो लिस्टेड नहीं यानी अनलिस्टेड है, अदर पब्लिक कंपनी मीन्स अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी यूएलपी है, उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए बोर्ड में एज इन द पोस्ट ऑफ आईडी इन ए,
है ना। पहला लिखिए बेटा, इन ए, ठीक है सर, फॉर अदर पब्लिक कंपनी द सीजी में प्रिस्क्राइब मिनिमम नंबर आईडी दैट इज एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज आईडी इन, पहला लिखिए, ए पब्लिक कंपनी। भाई इन सभी पब्लिक कंपनियां में जो लिस्टेड नहीं है 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट चाहिए। पहला है पब्लिक कंपनी, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, आप चाहें तो लिखते हैं तो अच्छा लगता, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, बस लिख के चले जाइए। पब्लिक कंपनी प्लस पेड अप कैपिटल ₹10 CR, टेंशन ना लें सर, अब ब्रेक लेकर चले जाइएगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी प्लस टर्नओवर, इसकी जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 10 गुना हो गया एक तरह से। और पब्लिक कंपनी यानी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, प्लस एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग जो लोन है, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर्स, अच्छा सब में बड़ा या बराबर है डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स, इसमें एक्सीडिंग है सर, खाली हमको बता दीजिए चले जाइए। डिपॉजिट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है सर, मैंने गलत लगा दिया, ग्रेटर देन ही खाली है, इक्वल टू हटाइएगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी प्लस एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स ग्रेटर देन रुपी कितने लाख, 50 लाख। दोस्तों ये लाइन लिखा है इसमें 50 करोड़ है, सॉरी बेटा। अब आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन कम से कम जाने से पहले इतना तो बताइए। हाँ जी, सब भाई बहन बता के जाइए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के सेक्शन 149 बोर्ड के कंपोजिशन की बात करता है कि बोर्ड में कैसे कैसे डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो हम लोगों ने कहा था देखो जी, मिनिमम 2 प्राइवेट में और पब्लिक में मिनिमम 3, ओपीसी में 1 होता है, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 1 2 3 ऐसा समझा था आपने। मैक्सिमम दोनों तीनों में 15 ही होंगे। फिर बोला कि अगर बड़ी कंपनी है 100 करोड़ या 300 करोड़, जैसे 100 करोड़ का पेड अप कैपिटल और 300 करोड़ का टर्नओवर है ना बेटा, कोई भी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या 300 करोड़ है, उसमें वुमेन डायरेक्टर रखना जरूरी है। उसके बाद बताया था रेसिडेंट डायरेक्टर, हर कंपनी में एक डायरेक्टर रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद बताया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसके ऊपर 2 क्लासेज हमने लगा दी ऑलरेडी। पहला पॉइंट लगाया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते किसे हैं, तो उसमें देखा 149(6) में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को डिफाइन किया गया, अलग अलग कंडीशंस बताई गई। उसके बाद आपने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना किन कंपनियों में मैंडेटरी है। नॉट एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर एक बात समझिए सर, एवरी क्राइटेरिया यू कांट रिमेंबर, लेकिन आप इतना तो याद कर सकते हैं, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड। प्राइवेट में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट ही नहीं है ना। 149(4) कहता है सिर्फ लिस्टेड कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, और लिस्टेड कंपनियों में 1/3 चाहिए। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां जो इन तीनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया पूरा करती है, यहाँ पे और लिख दीजिएगा नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, इन तीनों में से कोई भी एक करेगी तो उसमें 50, उसमें 2 या उससे ज़्यादा, 2 या कम से कम 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए उस कंपनी के, अनलिस्टेड कंपनी के बोर्ड में कम से कम 2 या अधिक डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब अगली क्लास में आप आएंगे तो बेटा और भी कुछ बातें सिखा दूंगा, है ना, कि यहाँ पे कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, क्या हाई नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी रखना पड़ता है। तो ये सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की परिभाषा ही मुश्किल है सर, मेरे को दिख रहा है इस बुक से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की परिभाषा मुश्किल है, बाकी जी कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद आप सभी का, लेकिन एक आधा कमी लगती है, रेगुलर जुड़ेंगे तो आपको मजा आएगा, है ना। ठीक है जनाब, सैयद साहब या जो भी जुड़ते हैं, CRO प्रदीप, है ना जी, ये अगर आप रेगुलर जुड़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, ऐसे इंडिविजुअली जुड़ोगे तो बहुत फायदा नहीं होगा। अब आप सबको मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। आप लोग जाइए, मज़े करिए और जहाँ भी रहिए खुश रहिए, बस आगे